रुक्मा, ए रुक्मा। नमस्कार, मेरा नाम रखमाबाई राउत। मेरा जन्म 22 नवंबर 1864 में बम्बई में हुआ। मेरी माँ का नाम जयंतीबाई था। मेरी माँ देहात की बहुत मेहनती, ईमानदार एवं शांत स्वभाव की महिला थी। 14 वर्ष की उम्र में मेरी माँ की शादी हुई। माँ की उम्र 15 वर्ष की थी तब मेरा जन्म हुआ, और जब मेरी माँ की उम्र 17 वर्ष की थी तब वह विधवा हो गई। हम पर दुखों का संकट छा गया। ऐसी हालात में हमारी समाज हमारी मदद करना तो छोड़ो, हमको अश्लील ताने मारने व बहिष्कार की भाषा बोलने लगा। पर मेरी माँ ने बेटी के लिए मुझे जीना है यह जिद ठान ली और कष्ट व मेहनत का काम करने लगी और मेरा लालन पालन करने लगी। कुछ 7 साल का कार्यकाल ऐसे ही गुजरने के बाद में एक समाज सुधारक जो बम्बई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था सखाराम अर्जुन। उन्होंने मेरी माँ की मेहनत व कष्टदायी जीवन एवं मेरा चेहरा देखकर हमें सहारा देने की ठान ली और हमको समाज के ताने न सुनना पड़े, इसलिए उन्होंने मेरी माँ से शादी करके हमें अपना लिया। यह क्षण हमारे जीवन में एक आशावादी उम्मीद की किरण लेकर आया। मेरे सौतेले पिताजी ने शायद मेरी याददाश्त बुद्धिमत्ता को पहचान लिया और वह मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगे। तब मेरी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी। मेरी उम्र जब 11 वर्ष की थी तब मुझे समाज के रूढ़ि अनुसार मेरी शादी जबरन कराई गई, जो मुझे और मेरे सौतेले पिताजी को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। मेरे पति का नाम भिकाजी था। उनकी उम्र 19 वर्ष की थी। रूढ़ि अनुसार विवाह होने के पश्चात लड़की कुछ दिन मायके रहती है और फिर ससुराल जाती है। इस बीच मेरे सौतेले पिताजी ने मेरी पढ़ाई जारी रखी, जो कि उस समय समाज के खिलाफ था। इस बीच मेरे पति भिकाजी के नियत व शिक्षा नीति विरोधी विचार के बारे में मुझे पता चला, जो बिल्कुल ही विक्षिप्त स्वभाव के थे। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने ससुराल न जाने का फैसला किया। मेरी स्कूल की पढ़ाई भी चालू थी। वह कार्यकाल था 1884 का। भरी सभा में मेरे पति ने मुझे साथ आकर रहने के लिए कहा। इतने वर्षों में मैं अपनी वैचारिक क्षमता और निर्णय लेने वाली एक महिला बन चुकी थी, और फिर मैंने एक घुटन भरे रिश्ते में रहने के डर से वैवाहिक बंधन में न रहने का फैसला लिया। और फिर यहाँ से शुरू हुई एक समाज विरोधी और मेरे जीवन की नई कहानी। जब मैंने मेरे पति भिकाजी को उनके घुटन भरे रिश्ते में रहने के डर से वैवाहिक बंधन में न रहने का फैसला किया, तब भिकाजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पति का अपनी पत्नी के ऊपर वैवाहिक अधिकार का हवाला देते हुए पिटीशन फाइल कर दी। या सीधे शब्दों में कहे तो वे चाहते थे कि कोर्ट मुझे आदेश दे कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मैं भी तब युवा थी और मैंने बहुत दृढ़ता से ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे इस फैसले की वजह से कोर्ट ने केवल मुझे 2 विकल्प दिए। पहला यह कि मैं अपने पति के घर जाकर उनके साथ रहूं, दूसरा या फिर 6 महीने के लिए जेल जाकर सजा भुगतूं। पर मैं भी अपने फैसले पर अडिग रही। मैंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे विवाह बंधन में नहीं रहूंगी जिसमें मेरी सहमति ही नहीं ली गई। मेरा यह तर्क था कि मुझे इस शादी में रहने के लिए मजबूर न किया जा सकता, और जो ये विवाह तब हुआ था जब मैं इसके लिए सहमति देने में असमर्थ थी। मेरा यह तर्क उस जमाने में अनसुना और अकल्पनीय था, लेकिन मेरे इस तर्क ने 19वीं सदी में न केवल बॉम्बे बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध अदालती मामलों में से एक मामले को शुरू किया। इस केस के लिए मैंने उस समय ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को एक खत भी लिखा था। 1880 के दशक में इस एक केस ने ब्रिटिश प्रेस का ध्यान भी आकर्षित किया, और फिर बाल विवाह और स्त्रियों के अधिकार जैसे मुद्दे भी सामने आए। यही केस आगे चलकर साल 1891 में सहमति की आयु अधिनियम का आधार बना। बेहरामजी मलाबरी और रामाबाई रानडे समेत भारतीय समाज सुधारकों के एक समूह ने इस मामले को सबके सामने लाने के लिए रुक्माबाई रक्षा समिति का गठन किया। यहाँ तक कि समाज सुधारक, शिक्षा अग्रणी और महिलाओं के मुक्ति के लिए लड़ने वाली
पंडित रमाबाई ने क्रोध में लिखा, यह सरकार महिलाओं की शिक्षा और आजादी की वकालत तो करती है, पर जब एक महिला किसी की दासी होने से इनकार करती है तो वही समाज अपने कानून का हवाला देकर उसे एक बार फिर बेड़िया पहनने पर मजबूर कर देती है। इस तरह से समाज सुधारकों के आंदोलन से समाज में स्त्रियों के प्रति एक सहानुभूति निर्माण हुई और समाज में स्त्रियों को आदर पूर्वक देखने का सिलसिला शुरू हुआ। बाल विवाह की इस कुरीति ने मेरे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर दिया। यह प्रथा मेरे सभी उन चीजों के बीच में आई जहाँ मेरी कोई गलती न होने के बावजूद मुझे समाज का बहिष्कार करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे परिवार व बहनों ने भी मेरी भावना पर संदेह कर मुझ पर गलत आरोप लगाए। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने मेरा मनोबल बढ़ाया और रुखमाबाई रक्षा समिति व समाज सुधारकों के आंदोलन से मुझे और हिम्मत मिली। मानो तो एक शक्ति मुझ में प्राप्त हो गई। फिर रूढ़िवादी प्रथा के समर्थक व संगठनों ने मुझे परेशान करने के लिए भिखाजी के कंधे पर बंदूक रख के कोर्ट में मुझे मुआवजे की मांग की और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब वह जो केस था वो कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच मैंने पढ़ाई के साथ साथ द हिंदू लेडी, समाज व विधवा का जीवन यह लेख भी लिखे। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसे प्रसिद्धि भी दी गई। ब्रिटिश मीडिया में भी मुझे इस लेख पर प्रसिद्धि दी गई। मेरी जीत और मुझे मिल रहा बढ़ता समर्थन व शक्ति देख के रूढ़िवादी समर्थक संगठन व भिखाजी ने हार मान ली। इस केस को खत्म करने के लिए फिर साल 1888 में भिखाजी ने मेरे साथ अपनी शादी को खत्म करने के लिए मुआवजे की मांग की। नतीजन दोनों पार्टियों में एक समझौता हुआ और यह आपसी समझौता कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया और मैं कारावास से बच गई। मुआवजे की जो रकम थी वो रकम देने के लिए मुझे ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश अखबारों से मदद तो ली और मैं आखिरकार इस बाल विवाह के चक्रव्यूह से 13 साल बाद बाहर निकलकर आजाद हो गई। और फिर मैंने महिलाओं का स्वास्थ्य व शिक्षा का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर बनने का फैसला लिया। डॉक्टर बनने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुंबई के कामा अस्पताल के ब्रिटिश डायरेक्टर एडिथ पेशे फिप्सन, इन्होंने इस कार्य में मुझे सहयोग किया। बल्कि उनके सुझाव पर ही फिर मैंने इंग्लिश भाषा का कोर्स पूरा किया। मैंने ब्रिटेन में दवा का अध्ययन करने जाने हेतु सरकार से सहमति मांगी और सरकार ने उसे पास भी करवाई। मैंने अपना नाम कार्यालयीन दस्तावेज में रखमाबाई कर दिया। मैं साल 1889 में स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वीमेन से पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में पढ़ाई चालू थी। वहां से मैं डॉक्टर पढ़ाई हेतु एडिनबर्ग, ग्लासगो, ब्रसेल्स आदि स्थानों से भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ जगह मुझे विरोध सहन करना पड़ा और कुछ जगह मुझे सहयोग भी मिला। इस बीच मुझे कार्यालयीन दस्तावेज प्राप्त करने हेतु काफी रूप से आर्थिक परेशानी भी भुगतनी पड़ी, या यूं कहे कि काफी जिद्दोजहद सहन करनी पड़ी, परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंग्लैंड में उस समय महिलाओं को एमडी करने की अनुमति नहीं थी, पर मैंने और मेरे सहयोगियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार हमें परमिशन मिल ही गई। अब फिर मैंने अपनी एमडी की डिग्री 1894 में हासिल कर ली। उस समय मेरी आंखों से अचानक ही अश्रु बहने लगे, पर वह अश्रु खुशी के थे। साल 1895 में मैं स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर बनकर अपने भारत देश में वापस आई। अपने भारत भूमि पर कदम रखने के बाद मुझे जो आनंद आया मैं उसे अपने शब्द में बयां नहीं कर सकती। बचपन से ही भारतीय महिला स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा यह मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर बनी थी। भारतीय महिला डॉक्टर में मेरा नंबर 3 था। मेरे पहले डॉक्टर आनंदी जोशी व कादम्बिनी गांगुली यह दोनों थी, परंतु भारतीय महिला एमडी डॉक्टर में मेरा पहला नंबर है और
दूसरा नंबर डॉक्टर प्रैक्टिशनर में आता था। अब मैंने अपनी मेडिकल डॉक्टर की सेवा शुरू की। तब काफी लोग मुझसे प्रभावित हुए, मुझे और मेरी बातें समझने व मानने लगे। 1896 से 1918 तक मैंने सूरत में महिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार संभाला। 1918 से 1929 तक झेनान महिला राज्य अस्पताल राजकोट में सेवा कार्य किया। इसी बीच स्थानिक सामाजिक स्थिति देखकर मैंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित करके उसके माध्यम से मैंने सामाजिक व सुधारतावादी कार्य किए। फिर मैंने भारत देश की स्वतंत्रता आंदोलन हेतु सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और मैं 1929 में बम्बई वापस आ गई। बम्बई में मैंने स्त्री रोग वैद्य की सेवा, समाज सेवा व सलाहकार का कार्य चालू रखा। बाल विवाह व पर्दा प्रथा का जमकर विरोध किया। विधवा सशक्तिकरण करने का कार्य किया। इसी बीच 15 अगस्त 1947 भारत देश को स्वतंत्रता मिली। वह जश्न व उत्सव हम सभी ने मिलकर जमकर मनाया। अब बढ़ती उम्र के कारण मैंने कार्य थोड़े कम कर दिए। 1954 वृद्धावस्था व शारीरिक थकान व कमजोरी के कारण मैंने काम करना बंद कर दिया। 1955 में बीमारी व वृद्धावस्था के कारण मेरी शारीरिक हालत खराब हो गई और फिर मैं बिस्तर पर ही पड़ी रही। 25 सप्टेंबर 1955 रोजी डॉक्टर रखमाबाई राऊत काळाच्या पडद्याआड गेल्या। आम्हा महिलांच्या सशक्तीकरण व उत्थानाकरिता आयुष्यभर झटणाऱ्या इतिहासाच्या पानावर लपलेल्या 18व्या शतकातील महानायिका व समाजसुधारक डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांना व यांच्या थोर कार्यास माझा कोटी कोटी प्रणाम। डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांची संपूर्ण जीवनगाथा हीच आम्हा महिलांसाठी फार मोठा संदेश आहे। मी सौ शुभांगी सदर एक पात्री अभिनय करताना माझ्याकडून जर कुणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास मला क्षमा असावी। धन्यवाद।